गाइस, वेलकम टू माय चैनल ऑटिज्म एंड म्यूजिक। मैं कोमल ठाकुर, पेरेंटिंग एंड ऑटिस्टिक चाइल्ड। और आज का जो वीडियो है गाइस, वो बिगिनर के लिए होने वाला है गाइस। मैं आजकल काफ़ी सारे कमेंट्स ऐसे देख रही हूँ जहाँ पे कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जिनको बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है कि कैसे काम करना है, क्या करना है। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो स्टार्टिंग में पेरेंट्स को बिल्कुल भी उन चीज़ों का आइडिया नहीं होता है। लाइक अगर वो प्रोफेशनल थेरेपी सेंटर में थेरेपीज करवाने जा रहे हैं तो उनको कुछ आइडिया नहीं होता है कि ओटी में क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, स्पीच थेरेपी क्या होती है। उसके ऊपर भी थोड़ा सा मैं गाइड करूंगी, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे पेरेंट्स मिस्टेक करते हैं। तो एक तो दो रास्ते हैं गाइस थेरेपी के। या तो आप यूट्यूब से देख के खुद घर पे अपने बच्चे के साथ काम कीजिए, यानी कि घर पे आप थेरेपी कीजिए। और दूसरी आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप किसी प्रोफेशनल थेरेपी सेंटर में जाके अपने बच्चे की थेरेपी करवाएं। तो जिन लोगों के एरियाज़ में थेरेपी सेंटर्स अवेलेबल हैं तो डेफिनेटली वो थेरेपी सेंटर में जा सकते हैं अगर फाइनेंशियली आप स्टेबल हैं। तो गलती यहाँ पे पेरेंट्स ये करते हैं कि थेरेपी सेंटर में जब आप जाते हैं, चाहे कितना भी अच्छा थेरेपिस्ट हो गाइज, लेकिन जब तक आप खुद घर में अपने बच्चे के साथ काम नहीं करेंगे तब तक वो थेरेपिस्ट आपके बच्चे में कुछ मैजिक नहीं कर सकता है। चाहे आप 2 साल 3 साल थेरेपी करवाते रहो, आपको कुछ रिजल्ट नहीं मिलेंगे। सो बहुत ज़रूरी है कि जो कुछ थेरेपी सेंटर में वहाँ पे करवाया जाता है, अगर कोई थेरेपिस्ट होम प्लान देता है तो उसको पूरे वीक में डेली 2 से 3 टाइम वो सेशन आपको रिपीट करना होता है घर में। अगर होम प्लान नहीं देता है कोई थेरेपिस्ट, तो जो वो करवा रहा है वहाँ पे वो आपको देखना है और उसी को पूरे वीक जो है वो रिपीट करना है। क्योंकि डेली आप थेरेपी सेंटर में नहीं जाते हैं, आप 2 या 3 सेशन लेते हैं वीक के, तो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। थेरेपी का फर्स्ट गोल जो है वो यही होता है कि बच्चे को पेरेंट्स के साथ कनेक्ट करना, उसके एनवायरनमेंट के साथ कनेक्ट करना। तो वो चीज़ तभी पॉसिबल होती है जब आप खुद काम करते हैं अपने बच्चे के साथ। थेरेपिस्ट आपको सिखाता है कि आपको काम कैसे करना है, काम आपको ही करना है। चाहे स्पीच थेरेपी है, चाहे ओटी है, काम पेरेंट्स को ही करना है। इस चीज़ को हमेशा आप ध्यान में रखिए। कभी भी 100% आप डिपेंडेंट मत रहिए थेरेपी सेंटर के ऊपर, थेरेपिस्ट के ऊपर। फिर आप थेरेपिस्ट को ब्लेम करते हो कि कुछ रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं। तो ये चीज़ आपको देखनी है कि थेरेपिस्ट के साथ साथ मुझे भी घर में काम करना है पूरा वीक अपने बच्चे के साथ, तभी जाके बच्चा आपके साथ कनेक्ट होगा। आपको डेली लाइफ में आप जो कुछ भी कर रहे हैं, बच्चा उस चीज़ को देखेगा, ऑब्जर्व करेगा, धीरे धीरे वो इमिटेशन स्टार्ट करेगा। धीरे धीरे आप जो बोल रहे हो उसको भी थोड़ा थोड़ा वो सुनना स्टार्ट करेगा। थोड़ा लैंग्वेज में उसका इंटरेस्ट आएगा, एनवायरनमेंट के प्रति उसकी जो अवेयरनेस है वो बढ़ेगी। तो वो चीज़ें तभी होती हैं जब डेली आप 2-3 घंटे 2 या 3 टाइम्स वो सेशन को, जो ओटी का सेशन है या स्पीच थेरेपी का सेशन है, उसको रिपीट करते हैं बार बार। तो बच्चा फुली 100% आपके साथ इंटरेक्ट कर रहा होता है। तो वो चीज़ें आपको स्टार्टिंग में इन चीज़ों का ध्यान रखना है। अब एक और पॉइंट ये आता है कि ये चीज़ भी स्टार्टिंग में जो बिगिनर पेरेंट्स हैं उनको इस चीज़ का आइडिया नहीं होता है कि ओटी क्या चीज़ है, स्पीच थेरेपिस्ट क्या चीज़ है। सो वो इस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं कि जो थेरेपिस्ट हमने सेलेक्ट किया है क्या वो सही है, क्या वो मेरे बच्चे के लिए सही है, क्या उससे कुछ रिजल्ट्स मिलेंगे। ये चीज़ आप कैसे चेक करेंगे स्टार्टिंग में, क्योंकि ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। जब हमने फर्स्ट थेरेपी सेंटर जब हमने चूज़ किया तो ऑब्वियसली जो फेमस थेरेपी सेंटर था वो हमने चूज़ किया, लेकिन हम लोगों को कोई आइडिया नहीं था कि ओटी और स्पीच थेरेपी में होता क्या है। तो 2 महीने तक हम समझ ही नहीं पाए कि ये जो थेरेपी सेंटर है ये हमारे बच्चे के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। सो दिल से आवाज़ आई कि नहीं, यहाँ से हमें चेंज करना चाहिए। तो जैसे ही हम सेकंड थेरेपिस्ट के पास गए तो बच्चा ईजिली वहाँ पे उसके साथ कनेक्ट कर रहा था और एक्टिविटीज़ कर रहा था। तो ये पॉइंट भी आपको चेक करना है कि फालतू में आपको अपनी मनी वेस्ट नहीं करनी है। इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि मैं सही थेरेपिस्ट चूज़ करूं। तो इसमें भी काफ़ी पेरेंट्स कंफ्यूज रहते हैं। चेक आप ऐसे करेंगे, अगर 3-4 सेशन के अंदर बच्चा आपके 3-4 सेशन के अंदर अगर थेरेपिस्ट आपके बच्चे को हैंडल नहीं कर पा रहा है, कोई एक्टिविटी नहीं कर पा रहा है, तो उस थेरेपी सेंटर को आप छोड़ दीजिए। क्योंकि थेरेपिस्ट का तो काम ही यही है, उसको पता है कि एक स्पेशल बच्चे को, एक ऑटिस्टिक चाइल्ड को कैसे हैंडल करना है। तो अगर वही काम वो नहीं कर पा रहा है तो आगे जाके भी वो क्या करेगा आपके बच्चे के साथ। तो वो चीज़ आपको देखनी है। अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है
तो तुरंत उस थेरेपी सेंटर को आप छोड़ दीजिए, कोई दूसरा थेरेपी सेंटर ढूंढिए। तो ये चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। थर्ड पॉइंट ये है कि रिजल्ट कब एक्सपेक्ट करेंगे हम, कि थेरेपी के बाद कितने टाइम में हमारे बच्चे को जो इम्प्रूवमेंट है वो हमें एक्सपेक्ट करनी चाहिए। सो ये हर बच्चे का अलग अलग है गाइस। ये डिपेंड करता है आपके बच्चे का लेवल क्या है, माइल्ड, मॉडरेट, सिवियर, कितना ब्रेन अफेक्टेड है, कितने ज़्यादा इश्यूज हैं, उसके ऊपर ये डिपेंड करेगा। लेकिन जनरली अगर मैं बोलूँ सभी केसेस में, तो थेरेपी एक बहुत ही स्लो प्रोसेस होती है। ये कोई मेडिसिन नहीं है कि इसको खिला के इमीडिएटली आपको रिजल्ट दिखते हैं। तो ये एक स्लो प्रोसेस है। धीरे धीरे जो है वो थेरेपी के जरिए ब्रेन जो है वो ट्रेन होने लग जाता है। तो इसमें जो रिजल्ट दिखते हैं तो उसमें ईयर्स लग जाते हैं, मैं यही कहूँगी गाइज। तो ये चीज़ आपको देखनी है कि आपके एफर्ट्स, थेरेपिस्ट के एफर्ट्स आप जारी रखिए टाइम के साथ, चाहे ईयर्स लगें, लेकिन आपको वो रिजल्ट जो है वो दिखते हैं, ज़रूर दिखने लगते हैं। धीरे धीरे जो रिज़ल्ट होते हैं, काफ़ी सारे ऐसे रिज़ल्ट होते हैं जिनको आप ऑब्जर्व भी नहीं कर पाते हैं। यानी कि जैसे बच्चा लॉस्ट कम होने लगता है, उसकी हाइपर एक्टिविटी धीरे 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 बहुत ही स्लो मैनर में वो रिड्यूस होती है। हालांकि 3-4 ईयर्स तक तो हाइपर एक्टिविटी मैं बोलूँगी कि आप जितनी भी थेरेपी करवा लो, फिर भी 3-4 ईयर में तो हाइपर एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। उसके बाद ही वो थोड़ा थोड़ा काम डाउन होने लगती है, और वो भी आपके एफर्ट्स के साथ। तो ये 3 पॉइंट थे। थेरेपिस्ट आप कैसे चूज़ करोगे कि सही है या गलत है, और जो थेरेपी सेंटर में करवाया जा रहा है उसको वीकली आपको कितनी बार रिपीट करना है, घर में 2 से 3 टाइम्स आपको रिपीट करना है उसको। एंड थर्ड, आप रिजल्ट कब एक्सपेक्ट करोगे, उस चीज़ के बारे में बिल्कुल मत सोचिए। आपको जस्ट काम करना है। 5 ईयर्स की जो एज है वो प्रीसियस गोल्डन टाइम है आपके लिए। उसमें जस्ट आप वर्क कीजिए। उसमें बिल्कुल भी आपको अपने आप को मतलब डिसअपॉइंट नहीं करना है कि हाँ मुझे कुछ रिजल्ट नहीं दिख रहे हैं। आपको रिजल्ट दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं, उस चीज़ के बारे में बिल्कुल मत सोचिए। आपको जस्ट काम करना है। 5 ईयर्स से पहले कुछ नहीं सोचना है कि मेरा बच्चा कभी ठीक होगा या नहीं होगा। 5 ईयर के अंदर काफ़ी मैजिक होते हैं ऑटिस्टिक बच्चों में। सो बिल्कुल भी किसी बात की टेंशन नहीं लेनी है। जब तक आपका बच्चा 5 ईयर के अंडर है तब तक कुछ भी हो सकता है, एनी मैजिक। भले ही बच्चा 3 ईयर्स तक कुछ ना बोलता हो, वही बच्चा आपको पटर पटर 5 ईयर के अंडर फुल लैंग्वेज में बोलता हुआ दिखता है। तो कुछ भी हो सकता है। तो 5 ईयर के अंडर अपने आप को फुली मोटिवेटेड रखना है। बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है उस चीज़ की, और बिल्कुल पूरी हिम्मत के साथ बस आपको काम करना है। उसके ऊपर फोकस कीजिए। जो कुछ आप कर सकते हैं वो कीजिए गाइस। सो आई होप बिगिनर पेरेंट्स के लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। एंड बेस्ट ऑफ लक।